क्लास चल रही है भाई, गर्मी है। ये सब अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, मेरे को किसकी आवाज आएगी? क्या ठंडा हो रहा है ये? बच्चों तो बंद है। माइक्रोफोन ऑफ करिए प्लीज। हाँ तो भाई वो सूखेगा, एसी से ही सूखेगा वो। जिसको कोई और काम है वो बाहर चला चले जाए प्लीज। आर्यमन आप बाहर चले जाओ। ओह सॉरी सॉरी सर। अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करिए। प्लीज अपना वीडियो, सब अपने वीडियोस ऑन करिए। ये नहीं मजाक में कोई क्लास नहीं हो रही है, बड़ी आपके लिए बड़ी स्पेशल क्लासेस है, ऐसे मत टाइम वेस्ट करिए। ओके बच्चों, तो आई वेलकम यू ऑल टू द रिविजनरी क्लासेस। आई होप कि द बोर्ड इज क्लियर टू यू। ठीक है, सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता है ये न्यूमेरिकल्स तो इसके इंपॉर्टेंट है ही। तो आज हम दोनों चीजें कवर करेंगे। मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगा कि आपने एक साल में कुछ नहीं सीखा इस टॉपिक के बारे में। बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो एक सेकंड, तो आप प्लीज इनको सीरियसली अटेंड करिए, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव द क्लासेस। आप लोग एक अपना रजिस्टर लेके बैठिए, मेरे नोट्स ओपन करके रखिए। ये क्लासेस मैंने भाई के बच्चों के लिए भी रखी हुई है, तो जो बच्चे फ्रेंड्स वगैरह आए हैं वो अपने फ्रेंड्स से प्लीज मेरे नोट्स को ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा। हम 5 मिनट्स और वेट करें, उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा। एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके बच्चों, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। आई होप कि आप लोगों ने अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। आज हो गई है 16 जून, तो अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 20 डेज बचे हैं। और अगर आप देखो तो इन 20 डेज में आप अपना पूरा कोर्स फ्रॉम स्क्रैच शुरू करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। अब हमारी क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन से पहले मैं आप लोगों के घर पे मैं आया था, तो मैंने सब लोगों के डाउट्स लिए थे और उन डाउट्स में मेरे को ये पता चला था कि कुछ कॉमन टॉपिक्स है। जैसे आज हमने पहला कॉमन टॉपिक उठाया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। दूसरा टॉपिक आ रहा है कम्युनिकेशन के बैरियर्स, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मार्केटिंग के भी 1-2 टॉपिक्स है। तो जो ऐसे टॉपिक्स है, जो कॉमन टॉपिक्स है, जो बच्चों को मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये जो टॉपिक्स है हम इनकी क्लासेस रखते रहेंगे। डाउट सेशन हम अलग से रखेंगे। अब रही बात कि सर जो आप वीडियो लेक्चर्स बना रहे हो, क्या आप हम भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एंड आप तो मुझसे पढ़े हुए हो, आपको बिल्कुल पूरी अपनी क्लासेस याद आ जाएगी। मैंने बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो आज एक क्लास के बाद मैं एक सर्वे भी ले लूंगा कि आपके कौन से कॉमन टॉपिक्स है जो आप मेरे साथ यहाँ करना चाहते हो। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1-1.5 घंटा जितनी देर ये क्लास चले, क्योंकि मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है, सब कुछ भूल जाओ आप। प्लीज ये छोड़ दो कि आसपास मम्मी केक बना रही है, मम्मी पेस्ट्री बना रही है, आज पाव भाजी बन रही है। बिल्कुल इस चीज को छोड़ दो। ध्यान यहाँ रखना। अगर आप बिल्कुल आराम से मेरी बात को समझोगे तो आई प्रॉमिस, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता और मैं आपको बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट करके भेज दूंगा। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा न्यूमेरिकल्स की कि आपको इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। इसकी गारंटी मैं आपकी ले लूं। तो समझते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 9 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 आपके 10 नंबर का टॉपिक।
तो ये जो टॉपिक है इसका और किसी जो चैप्टर के और किसी भी उससे लेना देना नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अभी मैंने चैप्टर नंबर 9 रिवाइज नहीं किया। बिल्कुल मत घबराइए, ये टॉपिक एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। ये आपको अभी अगर आज शुरू करेंगे आज ही खत्म कर देगा, आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। तो बच्चों मेरे एक एक वर्ड को समझना, मेरे एक एक वर्ड को सुनना प्लीज। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आए तो आप अपना मतलब आप अपना क्वेश्चन रेज करना, अदरवाइज आप मेरी एक चीज को सुनना। मैं आज की क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा, अगर आपका कुछ मिस हो जाता है वहां पे भी उसको देख सकते हैं। बच्चों एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस के लिए जो फंड्स इकट्ठे करता है, उन फंड्स को वो 3 तरीके से इकट्ठे कर सकता है। यहाँ देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन भी पूछूं। जो एक बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के लिए जो फंड्स इकट्ठे करता है वो 3 तरीके से अपने फंड्स को इकट्ठा कर सकता है। देखिए मान लीजिए मैंने इस लॉकडाउन में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जो कि बड़ा हॉट है इस वक्त, सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने का। हो सकता है आप में से आपके काफी पेरेंट्स ने सैनिटाइजर के बिजनेस में शिफ्ट कर लिया हो, क्योंकि और कोई बिजनेस तो इस टाइम पे चल नहीं रहा। अब उसके लिए मैंने क्या चाहिए, मेरे को मान लीजिए मेरे को लगता है कि मेरे को 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े। बच्चों जो प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर कोई नया प्रोडक्ट आया शोर आ रहा है अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर दीजिए। और जो बच्चे मेरी बाहर से आए हुए आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की, वो मेरे प्लीज एक एक चीज को नोट डाउन करें। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि इन 5 लाख को मैं अपने घर से, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं अपने ही पैसों से ये 5 लाख रुपए जोड़ लूं, और इससे क्या होगा कि मेरे को किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला चीज तो ये हो। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए तो 5 लाख बच्चों, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। आप लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए अगर डाउट नहीं है। जब डाउट आए आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए, बिना बात का शोर ना हो क्लास। मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, 5 के 5 लाख मेरे अपने हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि 5 लाख में से मेरे पास 2 लाख अपने हैं, 3 लाख के लिए मुझको लोन लेना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ तो मैं अपना ले लेता हूँ, ओनर्स फंड है मेरे पास 2 लाख, और कुछ मैं ले लेता हूँ डेट, लोन ले लेता हूँ, वो मेरे पास है 3 लाख। ये सेकंड ऑप्शन है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन है कि मैं बैंक से लोन ले लूं और मैं उनको बोलूं कि जी मुझे 5 लाख का ही बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे 5 लाख का ही लोन दे दीजिए? क्या ये चीज पॉसिबल है? आप मुझे सोच के बताइए, क्या कोई बैंक वाला मुझे 5 लाख के बिजनेस के लिए 5 लाख का लोन दे देगा? मेरा सवाल आपसे, आप मुझे सोच के बताइए, क्या कोई बैंक वाला मुझे 5 लाख के बिजनेस के लिए 5 लाख का लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात बताइए, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे को उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए और मैं किसी से लोन लेता हूँ 5 लाख, मैं उसको कहता हूँ कि मेरे को 5 लाख आप दे दो, तो इसमें मेरा रिस्क क्या है? मेरी स्टेक पे क्या लगा हुआ है? तो मैं बिजनेस को क्यों करूंगा जब मेरा कुछ स्टेक पे ही नहीं है? तो ये मान के चलिए कि कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लोन के पैसे से नहीं चल सकता। ये चीज अपने दिमाग में डाल दीजिए। इसका मतलब 3 नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शंस है जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ऑल इक्विटी, सारा ओनर्स फंड, और दूसरा ऑप्शन हो गया ओनर्स फंड प्लस बोरो। इतनी बात समझ में आ गई? सान्या, सुराना, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, आपकी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, अब मेरा सवाल आपसे, आप लोग मुझे ये बताइए कि इन दोनों ऑप्शन में सब कुछ सेम रखते हुए भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ नहीं देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। एक ऐसा एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है? सब बोलिए। एक ऐसा एक्सपेंस जो इस ऑप्शन पे नहीं बियर करना पड़ेगा, इस ऑप्शन में बियर करना पड़ेगा। बताइए कौन सा एक्सपेंस लग रहा है? बोलिए। इंटरेस्ट। सही आप लोगों ने बोला कि सर अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हम अपना ही पैसा लगाते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि इधर इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद जो पैसा बचेगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा, वो कम होएगा,
जो पैसा बचेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा वो कम होएगा इस ऑप्शन से जहां पे इक्विटी के लिए पैसा ज्यादा बचेगा। मानते हो आप इस बात को? लेकिन अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती है तो मैं अभी आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव करूंगा that taking a loan is not that bad. It is not bad. अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो इट इज नॉट बैड प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दो। इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ, अब आप हिंदी में समझना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हुआ इक्विटी के इनकम को, इक्विटी जो शेयर होल्डर्स है उनकी इनकम को बढ़ाना डेट को यूज करके। मेरी बात को सुनना, मेरे एक एक वर्ड को सुनना। अल्टीमेट हमारा एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनकी इनकम को बढ़ाना है। अल्टीमेटली हमारा ये है। तो अल्टीमेटली जब हमें उनकी इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हम वो करें। तो उसमें से एक ऑप्शन है आप डेट को लीजिए, आप लोन लीजिए और आपकी इक्विटी के लिए इनकम बढ़ जाएगी। अब डाउट ये आ रहा है आपके मन पे कि सर अगर मैं लोन लेता हूं तो मेरे लिए इनकम कैसे बढ़, इक्विटी के लिए इनकम ढूंढना पड़ेगी बल्कि एक एक्सपेंस और मेरे को देना पड़ेगा जिससे मेरी इनकम कम हो जाएगी, जो मेरा बचेगा वो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती है तो जो इनकम बचेगी आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा होएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो यही हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये हम मैथमेटिकली अभी प्रूव करेंगे, उससे पहले हम ये समझे कि सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ देखेंगे, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ देखेंगे। मैंने जैसे कहा, मैंने हिंदी में आपको समझाया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है डेट को यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाना। डेट को यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाना। बिल्कुल यही चीज मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दूंगा बस। हिंदी में क्या है? डेट को यूज करके, एक बार बेटा लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए। हिंदी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब है? डेट लोन को यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाना। फिर से लिख ले, बोल रहा हूं, लोन को यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाना। वीडियो ऑन करिए सब बच्चे। और मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? लोन को यूज करके, यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जो हमारा पैसा, जैसे मेरे इस एग्जांपल में कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब था 5 लाख रुपीस। इन द कैपिटल स्ट्रक्चर of the company to increase along with किसके साथ? क्योंकि मैंने अभी बताया सिर्फ डेट तो यूज ही नहीं हो सकती, डेट हमेशा किसके साथ यूज होगी? along with equity shareholders, along with equity shares is known as, sorry, to increase the EPS। अब आप बोलोगे सर ये EPS का क्या मतलब होता है? बेटा EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं इसको दूसरा मतलब बताता हूं कि टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग। Along with equity share to increase the EPS is known as trading on equity। इसको ऐसा करिए, ये लाइन को यहां लीजिए। अब देखिए मैंने हिंदी में क्या बोला था? डेट को यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाना इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है? डेट को यूज करके, यूज ऑफ डेट along with equity shares in the capital structure of the company to increase the EPS is known as trading on equity। तो ये जो पहली 3 लाइनें हैं, ये हिंदी में इसका मतलब हो गया डेट को यूज करके। हिंदी में इसका मतलब हो गया डेट को इक्विटी के साथ यूज करके। और इसका क्या मतलब हो गया? टू इंक्रीज द ईपीएस का मतलब हो गया इक्विटी की इनकम बढ़ाना। तो आप हिंदी में 2 लाइनें याद करनी है सिर्फ आपको। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है डेट को यूज करके इक्विटी की इनकम बढ़ाना, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और इंग्लिश में मतलब हो गया यूज ऑफ डेट
along with equity shares in the capital structure of the company to increase the EPS is known as trading on equity. बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? आराम से मेरे को बताइएगा, नहीं अगर किसी को समझ में आई डेफिनेशन तो मुझसे पूछ लीजिएगा। समझ में आ गई डेफिनेशन? मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैं 2-3 बार बोलूंगा जिससे डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाए। यूज ऑफ डेट along with equity shares in the capital structure of the company to increase the earning per share is known as trading on equity. एक बार फिर से बोलता हूँ, use of debt along with equity shares in the capital structure of the company to increase the EPS is known as trading on equity. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बोलेंगे, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए और मेरे साथ बोलिए, यूज ऑफ debt along Use of debt along with equity shares in the capital structure EPS is known as trading on equity. to increase the EPS EPS of the shareholders. ठीक है बच्चों, एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। फिर से बोलता हूँ, use of debt along with the capital structure of the company to increase the EPS known as trading on equity. known as trading on equity. समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए इसके न्यूमेरिकल को से इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखी है डेफिनेशन तो लिख लीजिए और हिंदी में भी लिख लीजिए। हिंदी में इसका सिर्फ 2 लाइनें हैं, डेट को यूज करके, डेट को इक्विटी के साथ यूज करके, डेट को इक्विटी के साथ यूज करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बढ़ाना। बस डेट को इक्विटी के साथ यूज करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बढ़ाना, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको न्यूमेरिकल से देखते हैं। आप प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, मैं 3 वाला न्यूमेरिकल बनाऊंगा जिसमें 3 केसेस होंगे, यहां ध्यान दीजिए। मान लेते हैं हमें एक बिजनेस शुरू करना है और मैं बुक का एग्जांपल नहीं ले रहा, तो आपको और अच्छा लगेगा कि बुक का रटा रटाया एग्जांपल मैं नहीं लूंगा। मैं नया अभी आपके सामने बनाने जा रहा हूं एक एग्जांपल आपके सामने। मान लीजिए हमें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए मेरी फंड रिक्वायरमेंट्स है 50 लाख। ठीक है, और इस 50 लाख को लगा के जो मैं कमाऊंगा, जो मेरी अर्निंग्स आएगी इस 50 लाख को कमा के लगा के, वो आ जाएगी, लेट अस अज्यूम 8 लाख। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई? 50 लाख को लगा के जो मेरी अर्निंग्स आएगी वो आ जाएगी 8 लाख की। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैं आपको केसेस बताता हूं। केस 1 है मेरा जिसमें सारा का सारा पैसा मैं अपना लगाऊंगा, ऑल ओनर्स फंड्स। मैं 3 केसेस बनाऊंगा। मैं ऑल ओनर्स फंड है तो क्या हो गया, 5 लाख शेयर्स लूंगा मैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 50 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, पहला केस। दूसरा केस मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ डेट लूंगा और कुछ इक्विटी लूंगा, इक्विटी प्लस डेट, लेकिन जो डेट होगी वो इक्विटी से कम होगी, तो मैं लिख देता हूं डेट इज लेस देन इक्विटी। तो आईएएस का केस बनाते हैं, यहां पे तो हमारा ये इक्विटी था ना, तो हम इसका केस बनाते हैं। इक्विटी ले लेते हैं 30 लाख की और डेट ले लेते हैं 20 लाख की। तो इसका ब्रेकअप हो जाएगा 3 लाख शेयर्स ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 30 लाख हो गया। और इस 20 लाख का ले लेते हैं 2 लाख डिवेंचर्स, या 2 लाख लोन ले लो, डिवेंचर ले लो ऑफ ₹10 ईच। अब आप लोगों को पता ही है कि अगर जब भी मैं डिवेंचर लूंगा
तो आप लोगों को पता है हम डिबेंचर कभी भी नहीं लिख सकते विदाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूँ 8%, या थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ले लेता हूँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर्स बेटा मेरे यहाँ से नहीं आ सकता, आप अपने नेटवर्क कनेक्शन को देखो बेटा, क्योंकि मैंने तो अच्छा वाईफाई लगवा रखा है जियो का, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देखो थोड़ा सा। एक बार थोड़ी अगर जगह बदल सकते हो तो एक बार बदल के देखो। केस 3 पे आते हैं। सर थोड़ा सा बड़ा लिख दो। ओके हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा लिख देता हूँ। केस 3 पे आते हैं, जो हमारा है इक्विटी प्लस डेट, लेकिन इस केस में जो डेट है वो इक्विटी से ज्यादा हो जाएगी। जो डेट है वो इक्विटी से ज्यादा हो जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमारा इक्विटी ले लेते हैं हम इसमें 20 लाख की, और डेट ले लेते हैं 30 लाख की। तो 22 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये हो जाएगा 3 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक कॉमन इंफॉर्मेशन देता हूं, टैक्स रेट जो है 20%, तीनों केसेस के लिए 20%। अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक इंटरेस्ट का एक्सपेंस पहले केस में तो होएगा ही नहीं, दूसरे केस में वो थोड़ा सा होएगा, 20 लाख का 10% 2 लाख का इंटरेस्ट का एक्सपेंस होएगा, और तीसरे केस में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 30 लाख का 10% 3 लाख। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में जा रहा है इस केस में? तो आपके हिसाब से तो सबसे कम पैसा बचेगा इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन मैं अभी ये चीज प्रूव कर दूंगा कि इस केस के में इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन में है, क्योंकि इस एग्जांपल में दो जो कंडीशंस है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फायदे को उठाने की वो फुलफिल हो रही है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया एग्जांपल को कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ये नोट डाउन करिए, क्योंकि मेरे को ये हटाना पड़ेगा। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम इस एग्जांपल को करना शुरू करें। मैं बोलता रहता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है पहला फंड्स रिक्वायर्ड 50 लाख, और 50 लाख से जो मेरी अर्निंग होगी वो 8 लाख की होगी। ठीक है, अर्निंग जो होगी मेरी 50 लाख को लगा के वो 8 लाख को होगी। फिर मैंने केसेस बनाए हैं। पहला जो केस है दैट इज ऑल इक्विटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स है। तो 50 लाख के इक्विटी शेयर्स है, तो 50 लाख के इक्विटी शेयर्स का मैंने ब्रेकअप आपको दे दिया है। 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 50 लाख हो गया, नो डिबेंचर्स, नो डेट। सेकंड जो केस है उसमें मैंने इक्विटी भी लिया है और डेट भी लिया है, लेकिन इक्विटी के अमाउंट को डेट से ज्यादा रखा है। तो मैंने 30 लाख का इक्विटी लिया और 20 लाख का डेट लिया है। ये बेटा आप सब लिख लीजिए, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है वो भी लिख लीजिए। तो हमारा इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा, 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, और डेट कितना हो जाएगा, 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच। क्योंकि डिबेंचर्स है इसलिए एक इंफॉर्मेशन देनी मैंडेटरी हो जाती है, एंड दैट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके बिना आप डिबेंचर्स को बता ही नहीं सकते। थर्ड जो मैंने केस बनाया है उस केस में मैंने इक्विटी डेट भी लिया है, लेकिन डेट को इक्विटी से ज्यादा रखा है। तो 30 लाख का डेट रखा है, 20 लाख का इक्विटी रखा है। तो इक्विटी कितना हो गया, 20 लाख का 2 लाख इक्विटी ऑफ 10 ईच, और डेट कितना हो जाएगा 30 लाख का 3 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। मैंने फोर्थ केस नहीं बनाया। कौन सा केस, जिसमें सिर्फ डिबेंचर्स हो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई कंपनी सिर्फ ओनर्स फंड बोरोड फंड से नहीं चल सकती, इसलिए वो केस मैंने नहीं बनाया। एक कॉमन इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि टैक्स रेट जो है वो टैक्स रेट 20% है तीनों केसेस के लिए। ये लिख लिया सबने। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं और मैं एक आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा जो आपको रटनी है, जो आपको रट लेनी है, और मैं आपको अभी याद कराऊंगा वो इनकम स्टेटमेंट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वो कुछ नहीं आता, आप मेरे आज पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताते रहेंगे जब मैं आपसे पूछता हूं। जो ये इनकम स्टेटमेंट है बेटा, ये आज आप पढ़ोगे, और ये आज आपको बीकॉम में भी काम आएगी, एमकॉम में भी काम आएगी,
और अगर आप सीए करने के बारे में सोचते हो तब तो बहुत ही ज्यादा काम आएगी ये चीज। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी। अच्छा सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या कह रहे हैं बेटा? तो मेरी स्क्रीन अटक गई है और मेरे को कुछ दिख नहीं अभी रहा। मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, इससे पहले वाला जो कह रहे हो आप? नहीं, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ ब्लैंक हो गया, तो मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ आप आ जाओ, फिर से लीव करके आ जाओ। मैं अभी आपको बता, हम इसकी हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन ट्रेडिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी कोई कुछ नहीं बनाएगा सब। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी शुरू होती है EBIT से। आई होप कि आपको EBIT की फुल फॉर्म पता है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ दो एक्सपेंस को छोड़ के, आई इंटरेस्ट और टी टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मैं यहां लिख भी देता हूं। अब इसमें से हम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट। अब एक बात बताइए, EBIT में से आई हट गया तो क्या बच जाएगा? EBT। तो हमारे पास अब क्या आ गया? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, वो कुछ नहीं याद समझना आपको, ये ऐसा ही होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं अपनी क्या? इसमें से हम माइनस करते हैं अपना टैक्स, क्योंकि EBT में से अब क्या जाएगा? टी जाएगा। टैक्स एट द, जो भी आपको रेट दे रखा है, हमारे केस में क्या रेट है? 20% है। तो जो भी रेट यहाँ पे होएगा वो आप यहाँ ले लोगे। मेरे एग्जांपल में 20% है। इसके बाद EBT के बाद क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स चला गया तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? सब क्वेश्चंस में ये नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक ही स्टेटमेंट याद कराऊंगा सारे क्वेश्चंस के लिए। बेटा आपको पता ही होगा कि दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी से पहले राइट किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, डिविडेंड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, इफ एनी। प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। और आज मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? अर्निंग्स, ये आपको शायद ना पता हो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये वो पैसा है जिस पर अब किसी का हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब लेकिन एक बात बताओ, चलो यहां तक समझते हैं, पहले यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा समझ में आ गई सबको स्टेटमेंट? मैं फिर से बोलता हूं स्टेटमेंट को। सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैंने ऊपर लिखा है स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो केसेस बनाएंगे हम इसमें, उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डेट, जो भी है, लोन भी हो सकता है वो। उसके बाद आ जाता है हमारा EBT। EBT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। बिल्कुल सिंपल है, आप बस अगर आप खुद ही याद भी करने की कोशिश करो तो आपको रटना ही नहीं है, आप इसको याद रख लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है। उसके बाद आपको अपना समझ में आ जाएगा। पहले टैक्स जाए, पहले इंटरेस्ट ऑन डेट गया, फिर टैक्स चला जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और उसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। और जो पैसा बच जाता है दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अब हम अपने पहला केस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां लिखता हूं प्रपोजल A, प्रपोजल B एंड प्रपोजल C। तो तीनों केसेस में जो हमारी EBIT है, जो तीनों केसेस में मेरी EBIT है वो 8 लाख है। तो मैं तीनों केसेस में अपनी EBIT 8 लाख लिख लेता हूं। बेटा
साइड बाय साइड मत लिखना, अभी आप सिर्फ समझो, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा बाद में, आप साइड बाय साइड मत लिखना। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डेट की बात करते हैं, तो पहले केस में तो इंटरेस्ट ऑन डेट है ही नहीं, क्योंकि डेट ही नहीं है, सारा का सारा 50 लाख का 50 लाख मैंने इक्विटी से लिया था, तो डेट ही नहीं है, तो पहले केस में तो डेट ही नहीं। दूसरे केस में डेट है, 20 लाख का डेट है, 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख। मैं यहाँ पे 2 लाख भी लिखता हूँ और मैं ये भी लिखता हूँ कि ये 2 लाख आया कैसे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 20 लाख का 10% इज 2 लाख, ठीक है बच्चों। और तीसरे केस में मेरी डेट कितनी हो जाएगी, 30 लाख का 10% 3 लाख। बेटा मेरे को लगता है कि मतलब इससे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, बस आप आराम से एक ही चीज को फॉलो करिए। अब हम देखते हैं हमारा ईबीटी कितना हो गया, पहले केस में तो 8 लाख ही आ गया, दूसरे केस में कितना हो गया 6 लाख, और तीसरे केस में कितना हो गया 5 लाख। मैंने जानबूझ के एग्जांपल रैंडम बनाया है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये तो रटा हुआ एग्जांपल है। अब देखिए टैक्स माइनस करना है, तो सबसे पहले 8 अच्छा टैक्स किसका जाता है, अब आप लोग इसमें भी गलती कर देते हो, टैक्स जाता है हमेशा ईबीटी का, टैक्स एट दिस इधर लिख भी सकते हैं आप, ऑफ ईबीटी, टैक्स हमेशा ईबीटी का जाता है। तो 8 लाख का 20% कितना हो गया 1,60,000, 6 लाख का 20% कितना हो गया 1,20,000, एंड 5 लाख का 20% कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, यहां लिख भी सकते हैं ऑफ ईबीटी। तो अगर मैं 8 लाख में से 1,60,000 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा 6,40,000, इधर कितना आ जाएगा 4,80,000, और इधर कितना आ जाएगा 4 लाख। अब प्रेफरेंस, इस जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें किसी में भी प्रेफरेंस नहीं है, तो मेरे पास कितना क्या क्या आ गया 6,40,000, यहाँ पे आ गया 4,80,000, और यहाँ पे आ गया 4 लाख। यार आप लोग सही थे, शायद मेरे को लग रहा है मैंने ही गलत पढ़ा दिया, ऐसा लग रहा है मेरे को कि यार आप ही सही कह रहे थे, यहाँ पे तो सबसे कम पैसा बचा शेयर होल्डर्स के लिए, और यहाँ तो सबसे ज्यादा पैसा बचा, बिल्कुल सही कह रहे थे, और यहाँ पे उससे कम ज्यादा मतलब उससे ज्यादा बचा है, तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं हूँ बच्चों। अब थोड़ी मेरी बात को समझना, ये 6,40,000 कितने लोगों के लिए बचा है, ये पहले केस के सारे शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। तो पहले केस में शेयर होल्डर्स कितने थे 5 लाख, ये 6,40,000 5 लाख लोगों में बटेगा। ये जो 4,80,000 बचा है ये कितने लोगों के लिए बचा है, जो प्रपोजल बी के जो शेयर होल्डर्स थे, एंड दैट वर 3 लाख नॉट 5 लाख। तो ये 4,80,000 3 लाख लोगों में बटेगा, और ये जो 4 लाख है ये प्रपोजल सी के शेयर होल्डर्स के लिए है, जो कि 5 लाख नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है। तो मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, ये कितने लोगों के लिए है, दिस इज फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऐसे ही दिस इज फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स, और ऐसे ही दिस इज फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि 6,40,000 5 लाख लोगों के लिए है, 5 लाख शेयर्स के लिए है, तो एक शेयर पे कमाई कितनी हुई 6,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो कितनी होगी हमारी कमाई 1.28। तो यहाँ पे मेरी पर शेयर कमाई क्या हुई, अर्निंग पर शेयर क्या हुआ मेरा, अर्निंग पर शेयर 6,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, दैट कम्स आउट टू बी 1.28। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड केस में जो 4,80,000 है वो 3 लाख लोगों के लिए है, तो मेरी कमाई पर शेयर कितनी हो गई, मेरी कमाई पर शेयर कितनी हो जाएगी 4,80,000। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा। सर वो धीरज का मैसेज आया, वो कह रहा है कि वो एग्जिट हो गया गलती से, एक बार उसको यार प्लीज, अब कोई बात नहीं, अब जिसको आना है वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इधर आइए, 4 लाख जो है ये कितने शेयर्स के लिए है 2 लाख, तो हमारा ईपीएस कितना हो गया, देखिए बच्चों। अब देखिए एक बात बताइए, अगर हम कभी भी किसी भी चीज को कंपेयर करते, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो हमेशा बेस सेम होना चाहिए। तो क्या मेरी बात को सुनिए, मेरे एक एक वर्ड को सुनिएगा,
क्या हमारे ये तीनों चीजों को कंपेयर करना ठीक है? 6,40,000 कंपेयर्ड विद 4,80,000 कंपेयर्ड विद 4 लाख, क्या हम कंपेयर तो इनकम कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन तीनों की इक्विटी शेयर होल्डर्स ही अलग है। ये क्या बात हुई फिर कंपैरिजन की कि आप बेस अलग रख रहे हो और कंपेयर कर रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, तीनों केसेस में एक इक्विटी शेयर की कमाई क्या हुई, एक इक्विटी शेयर की। तो हमने क्या किया, पहले केस के जो इक्विटी की अर्निंग्स है उसको इक्विटी के नंबर से डिवाइड कर दिया, इक्विटी शेयर्स के नंबर से डिवाइड कर दिया। सेकंड केस में भी हमने यही किया, थर्ड केस में भी हमने यही किया। उससे मेरे पास क्या क्या ईपीएस आ गया, 1.28, 1.6 एंड 2। देखिए इसका मतलब वही हुआ कि जहां पे सबसे ज्यादा डेट था, जहां पे सबसे ज्यादा डेट था वहीं पे ईपीएस भी सबसे ज्यादा आया, जहां पे डेट सबसे ज्यादा था वहां पे ईपीएस भी सबसे ज्यादा आया। एक तो पहले ईपीएस का फॉर्मूला लिखता हूं, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सर ये तो आपकी बात सही हो गई, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि सर डेट का इंटरेस्ट देने के बावजूद, डेट का इंटरेस्ट देने के बाद भी हमारी जो कमाई हुई है इक्विटी शेयर्स के लिए वो ज्यादा हुई है। बेटा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारी सी प्रपोजल में इनकम ज्यादा, सॉरी ईपीएस ज्यादा आया। पहले इसको नोट डाउन करिए। अगर इस स्टेटमेंट को समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये स्टेटमेंट आई होप कि आप सबको समझ में आ गई है। किसी को डाउट है तो प्लीज अपना नाम बता के ये मेरे से पूछ लीजिए, और अपनी प्लीज वीडियोस को ऑन करिए, टाइम टू टाइम ऑफ करे जा रहे हो। सर मैं शौर्य सर डाउट है। हाँ शौर्य बोलिए। सर नीचे की स्क्रीन विजिबल नहीं है तो सर आपने बस ईपीएस कैलकुलेट किया ना नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। हाँ जी बस मैंने ईपीएस कैलकुलेट किया है, 6,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 4,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। तो पहले केस में 1.28, सेकंड केस में 1.6, थर्ड केस में 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए प्लीज। देखिए बच्चों, अब आज मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन यही है, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई और क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ी बहुत लेवल तो ऊपर नीचे होएगा, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेनली आप इस क्वेश्चन को समझने में ध्यान लगाइए, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज इसको अच्छे से समझिए, नोट डाउन करिए इसको प्लीज। सर नीचे जो आपने रेड मार्क से दिखा है वो विजिबल नहीं है। मैं दिखा, एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ, रुको होल्ड। अब दिख रहा है, एक मिनट। ये देखिए अब दिख रहा है। यस सर। हाँ एक बार लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप। ठीक। ओके बच्चों जल्दी से लिखिए, फिर आप इसका मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। एक बच्चों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप लोगों को पता ही हमने YouTube पे चैनल स्टार्ट किया है, तो हमारा वहां पे एक तो हमारा खुद का चैनल है एनजीसी इंस्टीट्यूट जो हमारा है, वो भी आप लोग सब्सक्राइब करिए प्लीज, और उसके अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी लिंक शेयर करिए। और एक आपको बताइए, आप में से कुछ बच्चों ने रजत सर से क्लासेस भी ली होगी, तो रजत सर ने अपना भी वेंचर शुरू किया है कॉमर्स कोश के नाम से, COMMERCE कॉमर्स कोश KOSH। वहां पे वो अपने क्लास 12 की वीडियोस वगैरह भी डालते हैं और भी चीजें हैं, तो आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करिए एंड उसका लिंक भी शेयर करिए। कॉमर्स कोश एंड एनजीसी इंस्टीट्यूट दोनों में आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे, बीएसटी के तो है ही और सर के इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी है, तो आपको आगे भी वो काम आएगा। तो प्लीज उन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए इफ नॉट येट।
ओके बच्चों, लिख लिया? इसके बाद मैं आपको आज की लास्ट में जब सारा क्लास खत्म हो जाएगी, मैं आपको आज एक प्लान भी बताऊंगा, जिससे अगर आप आज से भी पढ़ाई शुरू करो, आज से भी पढ़ाई शुरू करते हो, तब भी आपका बहुत अच्छे से सारा सिस्टम बन जाएगा। मैं आपको डेट वाइज पूरा प्लान बना के बताऊंगा। ओके बच्चों, हो गया? चलिए देखिए, अब क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बावजूद ज्यादा टैक्स बच रहा है, सॉरी ज्यादा इनकम बच रही है। एक चीज हमेशा याद रखना, डिबेंचर्स को हम एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस मानते हैं दो वजहों से। पहली वजह ये है कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, डिबेंचर्स पे हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं मेरा टैक्स बचता है। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं, तीनों केसेस में मेरी इनकम सेम है, तीनों केसेस में मैंने 8 लाख रुपए कमाए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले केस में मैं 1,60,000 का टैक्स दे रहा हूँ, दूसरे केस में 120 का दे रहा हूँ, और तीसरे में 1 दे रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 8 लाख का टैक्स तो 1,60,000 बनता है, लेकिन मैं दूसरे केस में 120 दे रहा हूँ और तीसरे केस में 1 लाख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी वजह से आपकी टैक्स में बचत हो रही है। तो पहला पॉइंट तो हुआ कि पहले तो यहाँ पे सेविंग इन टैक्स हो गई, तो कुछ तो मेरी टैक्स में सेविंग की वजह से मेरी इनकम बढ़ गई, अर्निंग्स बढ़ गई। और दूसरी बात ये होती है बच्चों कि इंटरेस्ट जो हमारा डिबेंचर्स होते हैं या लोन होता है, उसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाख की पेमेंट कर दी, यहाँ पे मैंने 3 लाख की पेमेंट कर दी, एक फिक्स्ड अमाउंट है, जो भी परसेंटेज है वो दे दिया। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी के केस में जितना भी बचा, सब कुछ पे करने के बाद जितना भी बचा, जैसे यहाँ पे 6,40,000 बचा, तो ये सारा इक्विटी में बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बचा 4,80,000, तो ये सारा का सारा इक्विटी में बटेगा। और यहाँ बचा 4 लाख, तो ये सारा का सारा इक्विटी में बटेगा। तो पहली बात क्या हुई? पहली बात हुई कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब उसमें उससे टैक्स की बचत होती है, और वही बचत मेरी क्या हो रही है? वही बचत मेरे को आगे जाके अर्निंग्स बढ़ाने में मदद कर रही है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि उनका एक फिक्स्ड रेट होता है, उनको ज्यादा नहीं, अगर मैंने ज्यादा कमाई कर ली तो वो ये नहीं कहेगी कि मुझे ज्यादा लोन, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। जो एक, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो ये नहीं कहेगी कि मान लो मेरी 8 लाख से इनकम 10 लाख हो गई, तो वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं अपना इंटरेस्ट का रेट पे बढ़ा रहा हूँ। वो एक बार फिक्स हो गया तो वो उतना ही रहेगा। अब मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि ये ऐसा हुआ क्यों। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये जो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक तरीके का ना वो है, हिंट है या ट्रिक मान लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को पहले ही उसका आंसर निकालने का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मुझे एक ढाबा खोलना है आज, किस चीज का, कोई भी चीज लगा दीजिए, मैं किसी टिक्की वगैरह का ढाबा खोलना, और मेरे को उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मेरे दोस्त आप ही लोग हो, मान लीजिए आप सब एक हो, तो मैं आप लोगों के पास गया, मैंने कहा कि भैया मुझको आप 1,000 रुपए दे दो। तो मेरे दोस्त हो आप, मैंने कहा भैया मुझे आप 1,000 रुपए दे दो, और मैं आपको 1 साल बाद, मैं आपको 1 साल बाद, या 10,000 दे देते, एक थोड़ा रीजनेबल फिगर है, मैं आपको 1 साल बाद इस पे 10% और बढ़ा के दूंगा, तो 10,000 प्लस 10% मैं आपको 11,000 रुपए 1 साल बाद दूंगा। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया। अब क्या हुआ, आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए कि चलो सर जाओ अपना ढाबा खोलो, और सर आपको कोई हमारे से कोई बच्चा चाहिए, तो कोई हमारा कोई फ्रेंड चाहिए तो आप उसको भी ले लीजिए। तो मैंने कहा इशिका आ जाएगी, चलो थोड़ी देर मेरे पास आ जाएगी इशिका, और वो मेरा अच्छे से सर्व कर दिया करेगी वगैरह, और आलू बना जाएगा, वो आलू वालू छील देगा। तो मैंने एक से 2-4 बच्चों को आप में से उठा लिया, ठीक है ना। तो एनीवेज ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और क्या हुआ, इस बिजनेस से मैंने 1 साल बाद कमा लिए 15,000 रुपए। मैंने कितना कमा लिया? मैंने कमा लिया 15,000। अब क्या हुआ, 1 साल बाद मैंने, अगर मैं अपनी कमाई का रेट देखूं, मैंने 10,000 लगा के कमाया कितना, उसके ऊपर मैंने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया, बताइए मेरे को, कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? मैंने 15,000 कमा लिया ना। तो इससे क्या हुआ कि मैं अब आपको कितने देने, मेरे को तो आपको तो सिर्फ मेरे को 11,000 देने हैं, इसके बाद भी मेरे पास कितना बच जाएगा? 4,000 रुपए की मेरे पास सेविंग्स बच जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे कमाई का रेट है, वो मेरी कमाई का रेट कितना है? मेरी कमाई का रेट तो 15% है,
और जो मेरे को पे करना है वो कितना है 10% है। तो दिस इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। क्या हुआ, मेरी बात को सुनना, मैंने 10,000 आपसे लिए और मैंने इस पे 15,000 रुपए अगले साल मैंने कमा लिए, तो मेरे कमाई का रेट कितना हो गया, मेरी कमाई का रेट तो हो गया 15%, और मेरे को आपको देना कितना है, मेरे को आपको देना तो सिर्फ 1,000 रुपए 11,000 है, क्योंकि 10,000 प्लस 1,000 11,000 देना है। तो इसका मतलब मेरे पास कितनी सेविंग्स हो गई, मेरे पास 4,000 की सेविंग्स हो गई। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ कि मैंने 10,000 रुपए लेके आपसे बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन एक साल बाद जो मैं कमा पाया वो मैं कमा पाया सिर्फ 9,000 रुपए, मतलब जो 10,000 था वो तो बचे ही नहीं, 9,000 ही हो गए वो। तो एक बात बताइए, मुझे आपको 11,000 देने हैं, मेरे पास है ही 9,000, तो मैं आपको 11,000 कहां से दूंगा, चलो 9,000 तो मैंने ये दे दिया आपको, अब 2,000 रुपए और कहां से लाऊंगा, अपनी जेब में से लेके आने पड़ेंगे। तो इस केस को कहा जाता है अनफेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। इस केस को क्या कहा जाता है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन, एंड दिस इज नॉट रेकमेंडेड। ये इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें इस केस में नहीं लेना चाहिए डिबेंचर्स, क्योंकि आपको 2,000 रुपए जो देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, वो आप कहां से, फिर से समझना मेरी चीज को, मैं इसको यहाँ पे भी समझाऊं। मैंने 10,000 का लोन लिया और मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको एक साल बाद इस पे 10% के हिसाब से ब्याज दूंगा, 10%, ठीक है, ठीक। अब मैंने क्या हुआ, मैंने इससे जो कमाई की वो मैंने कमाई की, लेट अस अस्यूम मैंने इससे मतलब अर्निंग्स जो हुई मेरी वो 5,000 की हुई, 10,000 तो आपका लगा हुआ है, मेरी 5,000 की अर्निंग्स। अब उस 5,000 में से मैंने आपको 1,000 का ब्याज दे दिया और मेरे पास कितने बच गए, 4,000 रुपए बच गए, जो मैं अपने घर ले गया खुशी खुशी। ये पहला केस। सेकंड केस बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए आपसे मैंने लिए और इस 10,000 से मान लीजिए मैं और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने 500 कमाए, मतलब मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। अब मेरे को बात बताइए कि इस 500 में से क्या मैं आपकी 1,000 रुपए की पेमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं आपकी 1,000 की पेमेंट भी नहीं कर सकता। उस 1,000 की पेमेंट करने के लिए 500 रुपए तो मैंने आप जो कमाए वो दे दिए, जो एक्स्ट्रा 500 है वो मैं कहां से दूंगा, वो मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोन लेना मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहा। पहले केस में जहां मैंने 10,000 लगा के 5,000 की अर्निंग्स की थी, वहां पे वो मेरे लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि मेरी कमाई का रेट क्या हो गया, 10,000 लगा के 5,000 की अर्निंग करना, इसका मतलब कमाई का रेट क्या हुआ, 10,000 लगा के 5,000 की अर्निंग करना, इसका मतलब हुआ 5,000 डिवाइड बाय 10,000 into 100, 50%। मैं 50% की अर्निंग्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे देना कितना है, सिर्फ 10% देना है, मुझे देना सिर्फ 10% है। दिस इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है कि नहीं। दूसरा केस मैं अगर बताता हूँ जहां पे मैंने कहा कि मैं सिर्फ 500 रुपए कमा पा रहा हूँ, तो 500 डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो कितना परसेंट आएगा, 5% आया, और मेरे को देना कितना है, 10%। तो दिस इज नोन एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। इसको, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। मेरा पहले आपसे सवाल, क्या आपको ये स्टेटमेंट फिर से समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई? तो आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए हमारे को दो चीजों को कंपेयर करना होता है। पहली चीज होती है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मेरा कमाई का रेट क्या है, मेरे कमाई करने का रेट क्या है, और दूसरा है ब्याज का रेट क्या है। ब्याज हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, ब्याज का रेट क्या है। अगर मेरे कमाई का रेट, ब्याज होता है इंटरेस्ट, अगर मेरे कमाई का रेट ब्याज के रेट से ज्यादा है तब तो लोन लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो अपना ये वाला एग्जांपल देखते हैं, मैंने कितना लगा के कितना कमाया था, मैंने 50 लाख लगा के, मैंने 50 लाख लगा के कितना कमाया, 8 लाख कमाया। तो मेरी परसेंटेज टर्म्स में कितनी कमाई हो गई, 8 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। इसको मैं अगर देखूं तो मेरी कमाई हो गई 16% की, मेरी कमाई हो गई 16% की, और मुझे ब्याज कितना देना था अपने केस में, प्रपोजल बी और प्रपोजल सी में 10%। तो एक बात बताइए, मैंने किसी से पैसे लिए उधार पे, मैंने उसको कहा कि मैं एक साल बाद तेरे को 10% इस पे इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन उसके पैसे से मैं 16% कमा पा रहा हूं। तो इज इट नॉट अ वायबल डिसीजन, इज इट नॉट अ गुड डिसीजन टू गो टू कंटिन्यू। मैं आपसे पैसे लेता हूं, मैंने आपसे लिए, मान लीजिए इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मैंने आपसे लिए 100 रुपए और मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक साल बाद 10% इंटरेस्ट इस पे दूंगा, और ये 100 रुपए से मैंने स्टॉक मार्केट या एफडी पे लगा दिया और मेरे को वहां पे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो ये तो मेरे लिए फायदा होगा ना, 20% मैंने कमाया और 10% आपको दे दिया, 10% अपने पास रख दिया। यही चीज यहाँ पे हो रही है कि मैंने आपसे पैसे लिए और उस पैसे को लगा के मैं 16% की अर्निंग कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपको 10% देने हैं। इसका मतलब 6% जो मेरा बच गया वो मेरे पैसे बच गए, वो मेरी अर्निंग्स हो गई, ये मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं बांट सकता हूँ। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ। मैंने आपसे लिया पैसे लिए 100 रुपए और मैंने कहा मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा और मैंने एफडी में लगा दिया बैंक में और मुझे वहां से 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब एक बात बताइए, मैं आपको 10% कहां से दूंगा जब 5% ही मुझे मिल रहा है? तो 5% तो मैं आपको वो दे दूंगा और 5% कहां से दूंगा? अपनी जेब से दूंगा। तो यहाँ पे लोन लेना इज नॉट एडवाइजेबल। तो यहाँ देखिएगा, इसे कहा जाता है फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन, फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर आपकी फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन है तो आपको लोन लेना चाहिए। तो जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप ये चेक कर लो, सबसे पहले आप ये चेक कर लो, आपको आंसर मिल गया कि मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉजिटिव काम करेगा या नेगेटिव काम करेगा। आपको पहले ही पता चल गया कि सर मैं क्वेश्चन जो मैं करूंगा लास्ट में कंप्लीट, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, आपको पहले ही पता चला। अब जो मैंने ये निकाला है, इसको अकाउंट्स में क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस नोन एज इन अकाउंट्स? कितना लगा के कितना कमाया, कितना लगा के कितना कमाया, इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना लगा के कितना कमाया, इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसको क्या कहा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर अब हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है कि अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू शुड टेक द डेट। और जितना ज्यादा डेट होएगा उतना ही बेटर होएगा, बट सिर्फ डेट नहीं, जितना ज्यादा डेट होएगा उतना ही बेटर होएगा। आप खाली बैठे हुए पे तो प्रपोजल डी बना लीजिए, इस पे डेट कर दीजिए 40 लाख, इक्विटी कर दीजिए 10 लाख, देखना ईपीएस और बढ़ जाएगा, ईपीएस और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ डेट होएगा तब तो कोई फायदा ही नहीं है ना, ईपीएस निकाल ही नहीं पाओगे। तो आप फोर्थ केस बना लीजिए, डेट ले लीजिए 40 लाख, वो ले लीजिए 10 लाख, ईपीएस और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन अगर कहीं पे ये कंडीशन फुलफिल ना हो और ये उल्टा मतलब ये कम हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरी कमाई का रेट 16% है और मेरा इंटरेस्ट जो मुझे देना पड़ रहा है वो 20% देना पड़ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा अनफेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप बोलोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा डेट ले लेते, 49 लाख की डेट ले लेते। ऐसा नहीं होता बच्चों। जब आप डेट लेते हो, डेट की भी परसेंटेज होती है कि आप अगर 20 लाख तक डेट लोगे तो इतना इंटरेस्ट है। अगर आप जैसे मैंने बताया किसी बैंक वाले को कि मेरा 50 लाख का बिजनेस है, 10 लाख मैं अपने लगाऊंगा और मैं 40 लाख आप पे लगाना चाहता हूँ, तो हो सकता है वो मुझे ऐसे बोल दे कि सर 20 लाख तक तो इतनी डेट है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मेरा इंटरेस्ट का रेट दोनों का इससे कम पड़ रहा है जो मेरी कमाई का रेट है, तब तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को डेट कम लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डेट भी एक्सेसिवली नहीं बढ़ा सकते कि बढ़ाए जाओ। तो मैंने दो केस लिए, वो रीजनेबल केसेस है कि 50 लाख का बिजनेस है, पहले केस में 20 लाख की डेट, दूसरे केस में 30 लाख की डेट। इससे ज्यादा अगर मैं डेट लूंगा तो हो सकता है कि जो मेरा बैंक वाला है वो कहे जी अब हम इंटरेस्ट रेट 15% लेंगे, 10 नहीं लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जहां तक आपकी ये सिचुएशन फुलफिल हो रही है, जहां तक डेट लेने पर आपकी सिचुएशन फुलफिल हो रही है, आप डेट ले सकते हो। लेकिन जहां पे ये सिचुएशन आपकी उल्टी हो गई, मतलब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया इससे जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डेट वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? फिर मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा कि why is this happening। ये समझ में आ गया बच्चों आपको? सर पर हमारे डेट के केस में जब हमारे डेट ज्यादा होते हैं तब हमारे एक्सपेंसेस तो बढ़ जाते हैं। तो किसने बोला बेटा डेट ज्यादा होता है तो सिर्फ एक एक्सपेंस बढ़ता है? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? तन्वी। हाँ, सिर्फ एक एक्सपेंस बढ़ता है बच्चों, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डेट का। और सब तो सेम रहेगा। एक बात बताओ, अगर आपने लोन ले लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका कोई फैक्ट्री एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। सिर्फ एक एक्सपेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट, और उसी का फायदा तो आपको नीचे मिल ही जाएगा टैक्स सेविंग में। यस और नो? अच्छा, पर सर टोटल में तो हमारा मतलब एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना अगर हम। ठीक है, एक बात बताओ, बिल्कुल सही है, अगर आप डेट लोगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, पैसे कम बचे तो शेयर होल्डर भी तो कम हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि बिजनेस तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ही चलेगा ना। आपका बिजनेस 50 लाख का है, पहले आप सोच रही थी मैं 30 लाख की डेट लूंगी तो 20 लाख की इक्विटी दी, फिर आपने सोचा मैं 40 लाख की डेट लूंगी तो 10 लाख की इक्विटी रह गई, तो जो कम पैसा बचा वो कम लोगों में बचा। अब एक बात बताओ, जैसे आजकल हालत हो गई है कि शादियों में सिर्फ 50 लोग आएंगे, तो अब कम अच्छा एक बात, बड़ा अच्छा एग्जांपल याद है, समझ में आया? तो
पहले क्या होता था, पहले हम बनियों की शादी में 600 लोगों को बुला लेते थे और खाना भी बनता था 600 के लिए, तो वो बट्टा 600 में था तो सबको चिंदी चिंदी से मिलता था। अब क्या है कि 50 लोगों के लिए बन रहा है, तो बन भी 50 लोगों के लिए रहा है, तो बट भी तो कम लोगों में रहा है। ये थोड़ा ना कि बट ज्यादा में रहा है, तो बट भी तो कम रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि उनका ज्यादा। अब मतलब अब वो हलवाई कहे जी मैं मिनिमम 50 का तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो मिनिमम 100 लोगों का बनाऊंगा, तो 100 का बन के अब बट भी तो 50 लोगों में रहा है, तो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो भी तो कम हो गया। समझ में आई बात? बताइए। ओके सर। ठीक है ना? सर, तो ये सर, चीज एक अपने doubt दिमाग से निकाल दीजिए कि डेट लेने से आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। आपके एक्सपेंस नहीं बढ़ते डेट लेने से, सिर्फ एक एक्सपेंस बढ़ता है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, किसी बच्चे का भी लेता हूँ। डेट लेने से सिर्फ दो चीजें होती है। पहला तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ जाता है, जिसके से मेरे को फायदे दो जगह पे मिलते हैं। एक तो टैक्स मेरा ज्यादा बच जाता है, दूसरा मेरा इक्विटी शेयर्स भी तो कम हो जाते हैं। ये चीज कैसे भूल रहे हो? ठीक है ना? आपका डेट से लेने से दो फायदे होते हैं। आपका इंटरेस्ट बढ़ा तो उसकी वजह से आपका टैक्स भी ज्यादा बच गया, और आपके जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स है वो भी। सर शौर्य सर, डाउट है एक। हाँ बोलो बेटा। सर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के दो कंडीशंस है सर, एक तो इंटरेस्ट शुड बी अ टैक्स हाँ डिडक्टेबल अभी एक्सपेंस, वो और एक लिखूंगा मैं। ROI। पहली कंडीशन तो ये है, ये जो मैंने बताई आपको, और दूसरी कंडीशन ये है कि टैक्स होना चाहिए। मतलब वो कह लीजिए पहली कंडीशन है कि अगर किसी देश में टैक्स ही नहीं है, अगर किसी देश में टैक्स ही नहीं है इनकम के ऊपर, तो वहां पे आप अपने पैसों से बिजनेस करिए या डिबेंचर्स लेके बिजनेस करिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, क्वेश्चन ये है सर, वन मार्केट में सर एक केस स्टडी आया था कि बताओ कि वेदर वी शुड गो फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और नॉट, और मतलब वो दे देते हैं कि ROI इतना और ये सब इतना, ठीक तो ठीक है, उसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही है और एक नहीं हो रही, तो हम क्या नहीं कौन चूज सी करें? फुलफिल हो रही है? मतलब आपकी ROI ROI वाली फुलफिल हो रही है बट टैक्स वाली नहीं हो रही है। वो तो आपको पता ही नहीं है। अगर टैक्स का तो आप फिर एज्यूम करके चलते हैं कि टैक्स है। बेटा टैक्स हम देखो सुनो, ये क्वेश्चन ही ये जो हम कर रहे हैं ये इसलिए करके चल रहे हैं कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि टैक्स है इकोनॉमी में। अब आप पूछोगे सर फिर आपने क्यों लिखवाई थी? क्योंकि एक दो बार मैंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा था, व्हाट आर द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वैसे देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट इज दिस, बट अगर टू कंडीशंस आ जाए, तो आप टैक्स वाली क्वेश्चन को वो लिखोगे। अदरवाइज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि टैक्स है इकोनॉमी। तो अगर आपका वो एमसीक्यू आता था, अभी मान के चलिए कि टैक्स है, आप ये छोड़ दीजिए कि टैक्स नहीं है, मतलब वो आपका सोचने का क्वेश्चन नहीं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, जिसके बाद हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो आप एक हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर पॉजिटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कंडीशंस फॉर पॉजिटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो बेटा अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो पहला ये होएगा, अदरवाइज जो मैं सेकंड लिखूंगा वही पहला होएगा। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता तो पहला ये होएगा दैट देयर शुड बी, या ऐसे लिख लीजिए दैट डेट शुड बी, इंटरेस्ट ऑन डेट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल। पहला तो लिख लीजिए दैट इंटरेस्ट ऑन डेट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल, मतलब इकोनॉमी में टैक्स होना चाहिए। ये सिर्फ तभी लिखना है जब दो कंडीशंस मांगे आपसे। अगर एक कंडीशन मांग रहे हैं तो आप ये नहीं लिखोगे। फिर सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI का फॉर्मूला लिख देते हैं, EBIT अपॉन बच्चों मैं एक बात बोल दूं, अब जो भी लीव कर रहा है मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। बहुत बच्चों ने मजाक बना लिया, बार बार निकल के बार बार आ रहे हैं, अब मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। अब किसी का लीव हो जाए तो फिर वापस एंट्री मत करिएगा। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आपसे जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज मुझे सच सच बताना, सबको समझ में आया कि नहीं आया? 62 स्टूडेंट्स हैं सुबह क्लास में, क्या है? बताइए बच्चों। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बताइए समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आया? हाँ जी सर।
Yes, sir. अब हम Yes, एक सबसे लिख लीजिए हाँ पहले जी, इसको एक सर। बार। बच्चों सबसे पहले मैं 5 मिनट लगा के इसको रीड करवा रहा हूँ, जनरल जो जनरल है मैं उसको रीड करवा रहा हूँ। उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो बच्चे एक्सटर्नली मतलब बाहर से आए जिनके पास नहीं है वो पहले अपने मतलब अपने फ्रेंड से एक बार 2 पेजेस है मेरे सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में 2 पेजेस है, इन 2 पेजेस की कॉपी मंगवा लीजिए अपने पास पर्सनली, और इसी से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज अच्छे वाले 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट मिलेगा, तो आप वो फोटो मंगवा लीजिए। और आइए जल्दी से एक बार रीड करते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 9.11 पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टॉपिक पे आ जाइए जल्दी से। वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 9.11 के ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन अभी हमने याद की थी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस यूज ऑफ मोर डेट along with equity shares in the capital structure of the company to increase the EPS is known as trading on equity। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद सीधा आइए आप एग्जांपल पे। अब बच्चों आपके जो नोट्स है मैंने उस पे मतलब गलती कह लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए कि मतलब 2 केसेस बना रखे हैं। पहला केस जिसमें इक्विटी है सिर्फ, दूसरा केस जिसमें डेट प्लस इक्विटी है, लेकिन जो डेट है वो हमारी कम है इक्विटी से। अब आप बच्चों चाहो तो ये वाला एग्जांपल ही लिख देना, वो हटा ही देना वहां से। आपको हमेशा 3 केस बना के आने हैं, इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पहला केस ऑल इक्विटी, सेकंड केस इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी मोर देन डेट, और थर्ड केस इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी लेस देन डेट। आपको बनाना ही बनाना है। तो अब मैं ये नहीं समझा रहा क्योंकि एग्जांपल आपके सामने आ चुका था, वो एग्जांपल आप कैरी करते हैं। हम सीधा आ जाते हैं नीचे, जो उसके नीचे मैंने थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं पढ़ाता हूँ। Thus we see that earning per share is आपका जो था पहले वाले केस में, हमारे क्वेश्चन में 1.25 था, when the company is unlevered। unlevered का मतलब होता है without debt, when there is no debt in the company, and with the debt of rupees पहले केस में हमारा 20 lakhs था, with the debt of rupees 20 lakhs the EPS has gone to, हमारे केस में शायद 1.5 हो गया था, 1.8 हो गया था, 1.8। This is because फिर उसके बाद आप लिखोगे कंपनीज ROI should be more than rate of interest, और आपने अपना ROI निकाल के दिखाया। हमारे केस में ROI कितना हो गया था, 8 lakh upon 50 lakh into 100, that comes out to be 16%, which is more than 10%. This is known as favorable financial position। समझ में आ गया बच्चों? अब हम 2 मिनट के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज अगर अब आपकी क्लास लीव हो रही है, डू नॉट एंटर। मैं बार बार एंट्री नहीं दे सकता, मैं कल से लॉक कर दूंगा क्लासेस को। बार बार जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो, इस तरीके से नहीं होएगा क्लासेस में काम। अब हम करने जा रहे हैं 3 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज अगर आपके पास नहीं है तो पहले इसको मंगवा लीजिए अपने पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे अपने सप्लीमेंट का, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइप 2। मैं बाद में लिखवाऊंगा कि इस टाइप में क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है। Soul Sisters for Life and Beyond Limited is a company manufacturing portable recording devices for Soul Sisters जो डिटेक्ट है, ठीक है। It has a share capital of 60 लाख, इसकी इक्विटी शेयर्स है 60 लाख के। EPS पिछले साल का दे रखा है 0.6। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसको 60 लाख ही और चाहिए, मतलब 60 लाख तो पहले था, 60 लाख ही और मांग रहे हैं। बच्चों प्लीज अगर आता भी है तब भी बिल्कुल मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, ब्लैंक बिल्कुल बैठो और यहाँ पे समझना। द EPS ये हो गया, कंपनी को ये जो 60 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, ये उसने बोला कि 30 लाख तो मैं डिवेंचर से लूंगा और 30 लाख मैं 12% के प्रेफरेंस शेयर से लूंगी। तो 30 लाख तो मैं डिवेंचर से रेस करूंगी और 30 लाख मैं 12% के प्रेफरेंस शेयर से लूंगी, और डिवेंचर का रेट भी बता दिया 10%। इस कंपनी ने करंट ईयर में 11 लाख रुपए कमाए हैं, 11 लाख रुपए कमाए करंट ईयर में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि 11 लाख कितने अमाउंट के ऊपर कमाया है। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, 60 लाख के ऊपर कमाया है, 80 लाख के ऊपर कमाया है, 1 करोड़ के ऊपर कमाया है, या 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर कमाया।
जो मैंने 11 लाख रुपए कमाए हैं, मैं आपके सामने एक एमसीक्यू क्वेश्चन रखता हूं, ये 11 लाख मैंने कितने अमाउंट को लगा के कमाए हैं? 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख? बताइए बच्चों। 1 करोड़ 20 lakhs. कि एक बच्चे ने 1 करोड़ बोला था, तो जिसने भी बोला बेटा वो गलत है। आंसर इज 1 करोड़ 20 लाख। पहले 60 लाख का था, 60 लाख और इन्वेस्ट करके इस साल मैंने 11 लाख का कमाई की है। तो इसका मतलब मेरी जो कमाई है वो 11 लाख अपॉन 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, ये मेरी कमाई का रेट होगा। अब मुझे देखना है कि क्या ये डाइवर्सिफिकेशन, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है टैक्स 40% है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस इस डाइवर्सिफिकेशन से। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट हाथों हाथ बता सकता हूं, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को हम फुलफिल पूरा करेंगे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते थे, बट आप एक लाइन में नहीं लिखोगे। आप एक लाइन में नहीं लिखोगे इसका आंसर, मैं पूरा करवाऊंगा क्वेश्चन आपसे, लेकिन चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो एक लाइन से देख के कि इसका आंसर कैसे निकल सकता है। तो यहाँ देखेंगे, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा अपने नोट्स में, यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बच्चों अगर आप ऐसी टेबल बना के आओगे, मतलब प्रेजेंटेशन करोगे, तो कैसे नंबर कट जाएगा? आप 100 on 100 ला सकते हो, मतलब 80 on 80 ला सकते हो। स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मैं यहां लिखता हूं बच्चों, यहां लिखते हूं मैं बहुत प्रेजेंटेशन पूरी ऐसी ही करनी है आपको, पर्टिकुलर्स बिफोर डाइवर्सिफिकेशन, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं ईबीआईटी से। देखिए बच्चों, पुराना बिफोर डाइवर्सिफिकेशन का डाटा तो मेरे पास है ही नहीं, तो 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, हम सिर्फ आफ्टर की बात करें। 11 लाख, इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए, जो मेरा डेट है टोटल 1 करोड़ 20 लाख में, टोटल 1 करोड़ 20 लाख का अगर मैं ब्रेकअप बताऊं आपको, तो 1 करोड़ 20 लाख का ब्रेकअप क्या है? 60 लाख का इक्विटी, 30 लाख का प्रेफरेंस और 30 लाख का डेट। तो मेरा इंटरेस्ट कितना गया? 30 लाख का डेट, और डेट का रेट क्या है? 10%। तो मेरा इंटरेस्ट कितना गया? 3 लाख। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? तो हमारा ईबीटी कितना आ गया? सर एक बार 8 लाख। डिविजन वापस बता दो। डिवीजन मैं फिर से बताता हूँ आपको मैम। जो हमारा 1 करोड़ 20 लाख का पूरा हो चुका है कैपिटल, उसका डिवीजन देख लीजिए। 60 लाख तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है, 30 लाख जो फिर अब जो नया 60 है उसका ब्रेकअप क्या है? 30 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 12% के और 30 लाख 10% डिबेंचर्स। तो टोटल इट मेक्स कम्स आउट टू बी 1 करोड़ 20 लाख। समझ में आई? ओके, अब ये 8 लाख आ गया। अब हमारा इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट का रेट है हमारा 40%। तो 8 लाख का 40% कितना हो गया? 3,20,000। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये कितना आ गया? 4,80,000। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेंगे। ये 10% था और प्रेफरेंस डिविडेंड है 12%। तो मैंने ऊपर ब्रेकअप लिखा भी है। जो मेरा 30 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है, 30 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका 12% कितना हो गया? 3,60,000। तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना हो गया? 1,20,000। अब मैं देखता हूं अपना ईपीएस निकालता हूं। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितने इक्विटी शेयर्स है? देखो बच्चों, 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स है 30 लाख रुपए के,
लेकिन मुझे ये नहीं पता एक इक्विटी शेयर कितने का है। तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं, बट आपको एजम्पशन लिख के आनी है अपने नोट्स में और सॉरी आंसर में कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड द फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर टू बी 10 रुपीस। तो इससे मेरे को कितना मिल जाएगा, 30 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 3 लाख। तो मेरा 3 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। तो मेरा ईपीएस कितना आ गया, 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख, that comes out to be 0.4। पहले मेरे को बताइए ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई कि मेरा 0.4 कैसे आया। इक्विटी 60 सर लाख। इक्विटी 60 लाख है। एक सेकंड एक पहले एक शौर्या भी कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था शौर्या? सर वही सेम है सर, इक्विटी 60 लाख का 30 का नहीं है। ओह सॉरी इक्विटी 60 लाख, आई एम सॉरी। तो ये 6 लाख हो गया, हाँ 60 लाख सॉरी। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 6 लाख, तो 0.2 सॉरी ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। 0.2 आ गया ये। अब देखिए पहले कितना था, पहले था ईपीएस 0.6, तो आंसर हो गया, आंसर तो हमारा हो ही गया कि since the EPS is falling the shareholders lost due to this expansion। Do you think you will get marks over here? मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो do you think that you will get marks over here? No, you won't, क्योंकि सीबीएसई वाले थोड़ा सा आपको पता ही है कि तंग करते हैं। अब आप क्या करेंगे, वैसे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको इसके बाद एक लाइन में आंसर करा दूंगा, लेकिन अभी हम अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरे 4 नंबर या 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और बिफोर डाइवर्सिफिकेशन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर बिफोर डाइवर्सिफिकेशन ईपीएस 0.6 है और मुझे ये पता है कि बिफोर डाइवर्सिफिकेशन भी शेयर्स जो थे वो इक्विटी शेयर्स 6 लाख की थे, तो मैं एक वो बना सकता हूँ, अपना एक इक्वेशन बना सकता हूँ, 0.6 इज इक्वल टू x अपॉन 6 लाख। मेरे को अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि 0.6 का ईपीएस है और मुझे ये भी पता है कि 6 लाख की इक्विटी शेयर्स है, तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। इससे मेरी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना आ जाएगा, 3,60,000। मुझे ये पता है कि पहले कोई डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो ये छोड़ दीजिए, तो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी क्या आ जाएगा, 3,60,000। मुझे पता है कि ईबीटी जो है वो मैं उसको x ले लेता हूँ और मेरे को पता है x और माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 360। तो अगेन एक सिचुएशन बन जाएगी और वो सिचुएशन मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 360। तो ये क्या बन जाएगा 360, ये आपका आ जाएगा 6 लाख और इंटरेस्ट भी नहीं था, तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो इसका मतलब बिफोर डाइवर्सिफिकेशन हम 10 लाख सॉरी हम 60 लाख लगा के 6 लाख कमा रहे थे और अब हम 1,20,00,000 लगा के 11 लाख कमा रहे हैं। पहले ये बताइए कि आपको ये रिवर्स कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार प्लीज वापस समझा दो। एक बार फिर से समझाता हूँ बच्चों। देखिए वैसे देखा जाए जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो मेरा हो गया कि पहले बिफोर डाइवर्सिफिकेशन 0.6 थी ईपीएस और अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद 0.52 हो गया ईपीएस। So that means shareholders have completely lost and they should not go for diversification। लेकिन और अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुरानी वर्किंग की भी करके दिखाएंगे। तो मेरे को ईपीएस पता है 0.6 का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना था बिफोर डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरे को ये पता है कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर्स। ईपीएस कितना था बिफोर डाइवर्सिफिकेशन 0.6, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना था x और इक्विटी शेयर्स कितने थे, वो तो 6 लाख के थे, हमें पता है 60 लाख के थे ना, 6 लाख के थे इक्विटी शेयर्स। तो ये कितना आ गया 6 लाख। तो अगर मैं 6 लाख को 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी आ जाती है 360। अब समझ में आई ये बात, बताइए बच्चों। यस सर। अब आप मेरे को बताइए अगर हमें उल्टा चलना है तो और मैं देखूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो मैंने उसको 0 ले लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड को मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स चाहिए, समथिंग माइनस 0 इज 360, तो दैट समथिंग इज 360, तो ये भी 360 आ गया। बताइए ये समझ में आया, बताइए बच्चों। यस सर। अब मेरे को चाहिए अर्निंग्स बिफोर टैक्स। मुझे पता है टैक्स 40% है,
तो x माइनस और 40% किसका होता है, EBT का होता है, तो x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 360। तो सिंपल इक्वेशन बना दीजिए, x माइनस 40% ऑफ x इज 360, तो आपका x आ गया 6 लाख। ये समझ में आया बच्चों, ये चीज समझ में आ गई, बताइए। हाँ जी सर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ही नहीं, तो समथिंग माइनस 0 इज 6 लाख, तो दैट समथिंग इज 6 लाख। बताइए बच्चों, समझ में आया, बताइए। यस सर। ये हो गया खत्म। अब इसको हटा रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि आप ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दे हैव लॉस्ट, वो लिख रहा हूं, और वो ही आपका एक नंबर का आंसर भी बन सकता था, बट आप वो नहीं करोगे, अभी पूरा बना के आओगे। लेकिन अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है, अभी आपको मिलेंगे 3 में से 2 नंबर, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। अब जो फाइनली एक नंबर बचा है वो मैं बता, तो हम लिखेंगे as it is clear from the table, लिख भी सकते हैं आप, लिख लीजिए as it is clear from the table that shareholders have lost due to the expansion. Now let us see why they have lost. तो हम लिखेंगे condition for positive trading on equity. क्या होती है, ROI should be more than rate of interest on debt, ना कि preference, rate of interest on debt होती है, ROI should be more than rate of interest on debt। ठीक है, तो हमारा ROI निकालते हैं, हमने 11 लाख कमाया। अच्छा, ROI का फॉर्मूला क्या होता है हमें वो भी पता है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है ना। तो हमारे केस में EBIT कितना था, 11 लाख, और हमारे केस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1,20,000, 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख इनटू 100, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा आपका 9.16%। और आपको इंटरेस्ट पे डेट पे रेट कितना देना था, इंटरेस्ट कितना देना था, 10%, 12% प्रेफरेंस पे देना था, वो नहीं 10% इंटरेस्ट देना था। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, हमारी ये कंडीशन हो गई अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कंडीशन में डेट नहीं लेना चाहिए, इसलिए दे हैव लॉस्ट। तो अगर आप यही क्वेश्चन सीए एग्जाम में कर रहे होते तो आपको इतनी कहानी बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा ये लिखते और सीधा लिख देते दैट द शेयरहोल्डर्स विल लूज, विल डेफिनेटली लूज because of this expansion, because the company is not enjoying the favorable financial position। तो अगर आप सीए लेवल का एग्जाम दे रहे होते तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप सीए लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो अब आपको जाके 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बीए 12th क्लास की बीएसटी में पेजेस भरने के मार्क्स होते हैं, तो ये आप पेज भरोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप चेक कर सकते थे 1 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को देखते ही कि विल दे लूज और विल दे मतलब विन, तो ये आपके सामने। बात समझ में आई, इसको करने के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत थोड़ी ना थी, ये तो टेबल के बिना ही हो रहा था। सब बच्चों को समझ में आया, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आया, प्लीज बताइए मेरे को। यस सर। अब जो आपका टाइप 2 है बच्चों, उसके ऊपर लिखिए डाइवर्सिफिकेशन प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक भी आ गया, इसी क्वेश्चन में आपका प्रेफरेंस शेयर्स वाला टॉपिक भी आ गया। ऑल ओके? मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, एक बार रीड कर लो अपने आंसर को, क्योंकि अब आगे अगला क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट फिर आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कुछ मतलब कुछ मिसिंग होएगा उसके अंदर। और बच्चों मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, इन 4-5 क्वेश्चंस के बाहर आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आप बस ये 3-4 क्वेश्चन जो मेरे हैं, अगर आप इन्हीं को कर लोगे, इनके बाहर आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। एंड आई एम रियली लाइकिंग कि आप में से काफी मतलब अराउंड 60-70% बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। दिस इज रियली गुड, आपका रिवीजन ही हो रहा है। आप इन टॉपिक्स को आप यहाँ कर लीजिए, आपको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छी क्लासेस को एग्जॉस्टिव बनाएंगे। चलिए बच्चों टाइप 3 पे चलते हैं।
अगेन अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन। बाहुबली लिमिटेड वो आप पढ़ लीजिएगा। सीधा आते हैं सेकंड लाइन से, द फाइनेंशियल मैनेजर्स आर प्लानिंग टू यूज डेट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपके सप्लीमेंट्री का 11th पेज पे। ओके, in order to finance their expansion plan, it is planning to raise a debt of 40 lakhs, मतलब 40 लाख रुपए की डेट लेना चाह रहे हैं through a loan of 10%। तो 40 लाख का 10% इंटरेस्ट रेट होगा। The present capital base of the company comprises of 9 lakh equity shares of 10 each। अभी कितना है? अभी इक्विटी शेयर्स है, इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन हमारी है, प्रेजेंट कैपिटल कितनी है? 9 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 90 लाख। और अब एक्सपेंशन के साथ वो क्या चाहते हैं? 40 लाख का डेट लेना चाहते हैं, डिबेंचर्स सॉरी लोन ऑफ 10%, 40 लाख का। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे को बताइए? 90 लाख का तो पहले ही है, 40 लाख का और ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 30 लाख। पहले ये बात समझ में आई बच्चों आपको कि 90 लाख की तो इक्विटी है ही, 40 लाख की डिबेंचर्स और ले लेंगे, सॉरी लोन ले लेंगे, तो हमारा टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 30 लाख। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। टैक्स रेट 30% है। पहला तो पूछा है कि व्हाट आर द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर टेकिंग एडवांटेज, तो मैंने आपको बताई थी दैट देयर शुड बी टैक्स एंड दूसरी ये वाली ROI शुड बी मोर देन 10। अब वो बता रहे हैं assuming इस सेकंड पार्ट को, assuming the expected rate of investment to be same as it was in the current year, मतलब वो कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ 30 लाख लगा के हम 15% कमाएंगे। Do you think that the financial managers will be able to achieve their goal? Show your workings clearly। तो गोल एक ही होता है फाइनेंशियल मैनेजर्स का, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, टू मैक्सिमाइज द EPS। तो गोल हमें पता है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हो, मार्क कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे को EBIT नहीं दे रखा, इससे निकलेगा वो, assuming the expected rate of return on investment to be same as it was in current year to be 15%। अब बच्चों यहां देखना, बिल्कुल मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, अब यहां ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट showing the impact of debt। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि सर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सर वही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास तो EBIT ही नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास तो सर EBIT ही नहीं है। बिल्कुल सही आपने बोला, हमारे पास EBIT नहीं है, लेकिन हमारे पास EBIT का फॉर्मूला है, हमें पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां लिखता हूं, हम सबको पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है बच्चों, अब दोनों केसेस में बात करें तो पहले केस में मेरे को बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। पहले केस में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, तो पहले केस में जो सिर्फ इक्विटी शेयर्स है उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 90 लाख। और दूसरे केस में जो इक्विटी शेयर्स के साथ डिबेंचर्स हो जाती है तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाती है? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है 1 करोड़ 30 लाख। ये बात समझ में आ गई? अब दोनों में हमें पता है कि ROI कितना है? 15% है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने नहीं निकाला कहीं से, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों केसेस में 15% लगा के हम अपनी EBIT निकालते हैं। पहले केस में कितना हो जाएगा? 15% है ना, तो 0.15 लिख लीजिए। 0.15 इज इक्वल टू x अपॉन 90 लाख। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 0.15 इज इक्वल टू x अपॉन y, ले लीजिए इसको, y अपॉन 1 करोड़ 30 लाख। बताइए ये बात समझ में आई सब बच्चों को? तो हमारा दोनों केसेस में कितना कितना आ जाएगा? पहले केस में आ जाएगा 13,50,000 और दूसरे केस में आ जाएगा 19,50,000। ये बात बताइए। अब मैं बेसिकली यही चीज थी, तो जो बच्चों नए आए हैं मेरे पास या जो बच्चों को पहले समझ नहीं आया था, बताइए ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? जिसको ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया?
फिर से बताऊं? हाँ सर। ओके बच्चों, हमारे को जैसे मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ईबीआईटी। इस क्वेश्चन में ईबीआईटी मिसिंग था, लेकिन ईबीआईटी को निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ईबीआईटी हमारा एक फॉर्मूले में यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। उसका हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये हमें पता है। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है दोनों केसेस की, बिफोर डाइवर्सिफिकेशन, बिफोर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन। बिफोर एक्सपेंशन हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है सिर्फ इक्विटी शेयर्स की 90 लाख। आफ्टर एक्सपेंशन कैपिटल एम्प्लॉयड है इक्विटी शेयर्स की 90 प्लस 40 लाख का लोन, 1 करोड़ 30 लाख। ये बात समझ में आ गई बच्चों? बताइए यस और नो? हाँ जी सर। दोनों केसेस में इस लाइन को पढ़ते हैं, 15% वाली लाइन को पढ़ते हैं। assuming the expected rate of return on investment, return on investment का ये फॉर्मूला हो गया, rate of return on investment to be same as it was in the current year। तो करंट ईयर में वो 15% थी और इस साल भी 15% है। तो हमने क्या किया, हमने उस फॉर्मूले को में 15% डाल के कैपिटल एम्प्लॉयड डाल के ईबीआईटी निकाल दिया। अगर लिखा होता कि पिछले साल 15% थी, इस साल 20% हो गई, तो हम इधर 20% से कर देते, इधर 15 से कर देते, खत्म था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यस सर। अच्छे से बताइए। क्वेश्चन। आ गई यस सर। सर। यस सर। क्वेश्चन था, सिमरन पूछो। हाँ यस सर। सर ये कैलकुलेशंस हमें दिखानी है सारी? मैम आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप, मैंने ऐसे किया है क्योंकि जगह नहीं है, वरना आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13,50,000 है, सी वर्किंग नोट 1, और आप वर्किंग करेंगे। हाँ दिखानी है, अब वो आपकी चॉइस है कि आप टेबल पे दिखाओ या वर्किंग नोट में दिखानी है। कोई भी कैलकुलेशन आप बिना दिखाए नहीं, कोई भी अमाउंट आप बिना दिखाए नहीं लिखो। ओके सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे तो सीरियसली क्वेश्चन मतलब टुच्चा ही है बहुत। आइए ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। पहले केस में इंटरेस्ट है ही नहीं, दूसरे केस में 40 लाख का 10%, 4 लाख। आप लोग करते रहिए साइड बाय साइड। ईबीटी आ गया, पहले केस में आ जाएगा 13,50,000, दूसरे केस में आ जाएगा कितना हो जाएगा 15,50,000। टैक्स माइनस करेंगे एट टैक्स रेट कितना है 30%। तो पहले 13,50,000 है 30%। अच्छा बच्चों एक दो assumptions भी होती है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। 4,05,000 और इधर आ जाएगा 4,65,000 माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका EAT 9,45,000 और यहां आ जाएगा 10,85,000। रेफरेंस साइज नहीं छोड़ दीजिए, सीधा आइए ईपीएस पे। तो पहले केस में ईपीएस कितना आया 9,45,000 और शेयर्स कितने हैं, शेयर्स 9 लाख है। $1.05 और दूसरे केस में कितना आया 10,85,000 डिवाइड बाय 9 लाख, 1.205। तो ऑब्वियसली बढ़ गया, तो यस दे हैव गेन्ड, मतलब यस द फाइनेंशियल मैनेजर्स हैव गेन्ड या हैव अचीव्ड देयर गोल। अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी हम इसको उससे भी करेंगे, मतलब एक और चीज लिखेंगे, इसमें एक लाइन और लिखनी है, वो भी बताऊंगा। पहले ये चीज समझ में आ गई सबको? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद लिखिए यस फ्रॉम दिस टेबल वी कैन कंक्लूड दैट फाइनेंशियल मैनेजर्स हैव अचीव्ड देयर गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयरहोल्डर्स वेल्थ। बट अभी खत्म नहीं हुआ आंसर, हम इसमें एक लाइन और लिखेंगे, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, अब आप लास्ट में लिखिए, हटा दो, समझ में आ गया सबको? सर अब आप देखिए दिस इज बिकॉज
वो लिख लिया जब आपने कि that the financial managers have achieved their goal, उसके बाद आप लिखिए this is because in the present situation, in the present question, the ROI of the company is 15%, whereas the interest on debt is only 10%. That means ROI is more than rate of interest on debt, and this is a favorable financial position in which debt is advisable. आप लिखोगे this is because the ROI of the company is 15%, whereas the interest of debt on debt is only 10%. That means the ROI is more than the rate of interest on debt. Okay, आगे चलते हैं. And this is a favorable financial position in which taking debt is advisable. अब इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लिखिए, टाइप 3 के ऊपर हेडिंग लिखिए EBIT मिसिंग. EBIT मिसिंग. आपको EBIT ही नहीं था क्वेश्चन में, EBIT was missing. EBIT was missing. डन. चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद एक दो अनाउंसमेंट्स करनी है, वो करके आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं. इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, मैं मतलब नहीं करूंगा, पहले आप करेंगे. टाइप 4 मैं पढ़ देता हूं लेकिन आप करेंगे इसको, फिर मैं करूंगा. गरीब ये छोड़िए, सीधा ये. इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ 20 लाख इन द मतलब 1 करोड़ 20 लाख की शेयर कैपिटल है. इन द प्रीवियस ईयर उसका EPS 0.5 था. अब उसको 80 लाख और चाहिए. 1 करोड़ 20 लाख तो है ही, अब उसको 80 लाख और चाहिए. द कंपनी रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स. तो अब उसने 10% के डिबेंचर्स इशू कर दिए 80 लाख के. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 16 लाख का प्रॉफिट बनाया है. अब मेरे को बताइए टैक्स 40% है तो शेयर होल्डर्स गेन किया या लॉस किया? पहले आप करिए 5 मिनट्स आप लगाइए, फिर मैं मुझे बस EPS बता दीजिए बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन. जल्दी से आप करिए, फिर मैं करूंगा. उसके बाद एक दो अनाउंसमेंट्स करके आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे. सर एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दो. क्वेश्चन नंबर रीड कर दो. अच्छा क्वेश्चन रीड कर दो. ओके. The company has a share capital of 1 crore 20 lakh shares. 1 crore 20 lakh. ठीक है. The company has a share capital of rupees 1 crore 20 lakh. Full stop. In the previous year, its EPS was 0.50. Its EPS was rupees 0.50. Full stop. For diversification, the company requires an additional capital of rupees 80 lakhs. For diversification, the company requires an additional capital of rupees 80 lakhs. The company raised these funds by issuing 10% debt for the same. The company raised these funds by issuing 10% debt for the same. During the year, the company earned a profit of 16 lakh on its capital employed. During the year, company earned a profit of rupees 16 lakh on its capital employed. It paid tax at the rate of 40%. State whether the shareholders have gained or lost in respect of earnings after diversification. Show your calculations clearly. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डाइवर्सिफिकेशन इसके ऊपर लिखिए, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. तो आई होप कि बड़े इजीली आप कर लेंगे. जल्दी से करिए. सर एक डाउट है. बोलिए बेटा. सर कोई श्योर है सर? एक सर आप स्टेटमेंट सर आपने एक क्वेश्चन लिखा स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और एक लिखा इफेक्ट ऑफ डेट. तो मतलब इसमें डिफरेंस है? देखो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना. ये आप इसमें भी जैसे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं शोइंग द इंपैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. वो क्वेश्चन से देखना है आपको. तो बट इसमें भी तो डेट ले ही रहा है वैसे. डाइवर्सिफिकेशन डेट लेके तो कर रहा है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप लिख दीजिए स्टेटमेंट शोइंग द इंपैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. आप बस खत्म. या लिख दीजिए
द इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग डेट, ये भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है, चलिए आप अपना करिए, मैं अपना टेबल बना रहा हूं, लेकिन आप ही करिए। चलिए बच्चों बताइए जल्दी से मेरे को, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन ईपीएस कितना आया? 0.4। देखिए एक बार बिल्कुल मैं कहता हूँ, 16 लाख का ईपीआईटी था, 80 लाख का 10% 8 लाख हो गया, तो आपका ये 8 लाख आ गया, 8 लाख का 40% टैक्स 3,40,000 हो गया, ये आपका 4,80,000 आ गया, और 4,80,000 डिवाइड बाय कितना था, 12 लाख, 12 लाख शेयर्स हो गए ना, तो 12 लाख, तो कितना आ गया आपका ये 0.4। बिल्कुल सही आप लोगों ने निकाला। अब मेरे को बताइए आप में से कितने बच्चों ने इसकी रिवर्स कैलकुलेशन भी कर ली है? पहले तो ये बताइए, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं, तो क्या बताइए ये 0.4 सबका आ गया, ये सबको समझ में आ गया 0.4 कैसे आ गया? बताइए बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन यहां मिल जाएगा आपको एक नंबर। अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, तो आंसर तो हो गया दैट दे हैव लॉस्ट, बट हम रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो इधर ही करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, x 0.5 इज इक्वल टू x अपॉन 12 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, टैक्स निकाल लेते हैं, x माइनस 40% ऑफ x, ये हो जाएगा 10 लाख, ये हमने निकाला, x माइनस 40% ऑफ x करके निकाला हमने, x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अभी आपको एक और नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर हो गए अब आपके, अभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नंबर का काम अभी भी बचा है, पहले इतना लिखिए फिर वो बताता हूं। सबको समझ में आया ये? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक नंबर का काम अभी भी बचा है, पहले उतना लिखिए फिर वो भी बता। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद लिखिए दिस इज बिकॉज व्हाई दे हैव लॉस्ट, देखते हैं। जो हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन क्या कहती है, दैट आर और आई शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस सी कि ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे केस में आरओआई कितना था, 11 लाख था, कितना था, 16 लाख, 16 लाख था, और 2 करोड़ पे, तो 16 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इनटू 100, ये कितना आया,
ये आ गया 8%. Is this more than 10% debt they are paying? Interest they are paying on debt? No. So this is unfavorable financial position. And taking debt is not advisable. बच्चों एक बार सब लोग अपना वीडियोस ऑन करिए, मेरे को आपसे 2-3 बातें पूछनी है. सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज. मेरे पास वैसे तो आप सभी अटेंड कर रहे हैं, बट 1-2 बच्चों के डाउट थे, जैसे विभा का डाउट था, सर मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आते हैं, और भी 1-2 बच्चों का था. पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनको ये डाउट था, जिन काफी बच्चों ने रिवाइज किया बट डाउट भी बहुत बच्चों का था, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं गारंटी देता हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता. दिस वाज द लास्ट लेवल, बस खत्म. बताइए क्या आपके डाउट क्लियर हो गए? आपको अच्छे से समझ में आ गया है? मेरे को बताइएगा. हाँ जी सर. हाँ जी सर. ठीक है. अब ये टॉपिक आप अच्छे से एक बार फिर से मैं इसका वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड भी कर दूंगा. इन केस आपको कुछ भी मिस हुआ है तो आप वो वीडियो भी देख के अपना उसको कर सकते हैं. मैं अभी बस थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा. अब मुझे आपसे 1-2 अनाउंसमेंट्स, पहले तो इसी में 1-2 मैं आपको assumptions बताता हूँ. बच्चों अगर कहीं पे भी शेयर का एक शेयर का रेट ना दे रखा हो, लिख लीजिए कहीं पे भी, अगर आपको एक शेयर का रेट ना दे रखा हो तो आप 10 रुपए अज्यूम करोगे, लेकिन फुट नोट लिख के आओगे. बिना फुट नोट के नहीं दोगे, क्वेश्चन को करोगे. फुट नोट लिख के आओगे that in the absence of information we have assumed one share of ₹10 each. ये आपको लिखना पड़ेगा, पहली चीज. दूसरा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे रखा, अगर आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसके टैक्स नहीं दे रखा, हालांकि ये बहुत गलत है बट स्कूल की टीचर्स इसको करवा रही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. अगर आपको किसी क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे रखा तो आप 30% टैक्स एज्यूम करोगे अगेन विद अ फुट नोट. तो अगर आपको टैक्स नहीं दे रखा तो 30%, वरना 40%, 50%, 20% जो दे रखा है उससे ही क्वेश्चन. इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों assumptions इस टॉपिक के लिए चलेगी. अब मेरे को आपसे 1-2 बातें और पूछनी. पहली बात तो आप लोग मुझे एक फीडबैक दीजिएगा क्लासेस के बाद, अपना एक मैसेज कर दीजिए. स्पेशली मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूँ जो मेरी क्लासेस अटेंड नहीं करते थे बट अपने फ्रेंड्स के थ्रू आए हैं. प्लीज मेरे को एक फीडबैक जरूर भेजिएगा मेरे नंबर पे, दैट इज 9899026868. इस नंबर पे प्लीज अपना बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज की क्लास का. अब मैं आपसे इसको पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से कॉमन टॉपिक्स है जिसकी ऐसे क्लासेस चाहते हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके तो कंप्लीट मैंने लेक्चर्स YouTube पे डाल रखे हैं. इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. आपको जान के बड़ी खुशी भी होगी. मेरा एक वीडियो जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, दैट हैज क्रॉस्ड मोर देन 2000 व्यूज. तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है उसको. आप लोगों के मेरे को थोड़ा सा और चाहिए. प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने और फ्रेंड्स को शेयर दे दीजिए, लिंक्स शेयर करिए, थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट. अब आप मेरे को बताइए पहले चैप्टर में प्लीज इस पे फीडबैक भेजिएगा. प्लीज शेयर योर फीडबैक. पहले चैप्टर में कोई टॉपिक है जो आप मेरे से करवाना चाहते हो? पहले चैप्टर में कोई टॉपिक है? नहीं. पहला चैप्टर इजी है, हो जाएगा. ठीक है, उसके वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा. चैप्टर 2 में कोई टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं मेरे साथ ऐसी क्लासेस में? चैप्टर 2 कोई टॉपिक नहीं है सर. प्रिंसिपल्स की केस स्टडी, प्रिंसिपल्स की केस स्टडीज करना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसकी एक केस स्टडीज की क्लास वो बना रखता हूँ जल्दी से. ठीक है, प्रिंसिपल. ओके. चैप्टर 3 में कोई टॉपिक है जो आप करना चाहते हो? चैप्टर 3 में कोई टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आप करना चाहते हो मेरे साथ? सर जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल में नहीं था टॉपिक? हाँ, 4 मैनेजरियल रिस्पांसेस, प्राइवेटाइजेशन और वो डिमोनेटाइजेशन, वो करना है. हाँ सर. मेरे पास वॉल्यूम में एक्स्ट्रा पड़ी है. नहीं, अब यार वो लोगे कैसे? अगर वॉल्यूम पड़ी हुई है तो कैसे ले लोगे? इसका मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा जो मेरा एक्स्ट्रा वाले का है. आप एक बार उसको देख लेना, उसके बाद भी डाउट आएगा तो मैं क्लास रख लूंगा. वो बहुत इजी है प्राइवेटाइजेशन वाला. उसके 2 वीडियोस बना रखे, वो आप देख लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा. अब आइए चैप्टर 4, प्लानिंग में तो आप लोगों को डाउट है, मुझे भी पता है. टाइप्स ऑफ प्लान्स करने, यस और नो? यस सर. ठीक है, एक इसकी क्लास. अब आ जाइए चैप्टर 5. मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजिंग में तो कोई ऐसा डाउट नहीं है. कोई डाउट? चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग. सब फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की थोड़ी केस स्टडीज. ठीक है, केस स्टडीज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.
ठीक है, एक क्लास इसकी मैं ऑर्गेनाइज अभी मैं रखता हूँ। अब आइए स्टाफिंग चैप्टर में कोई डाउट है, कोई टॉपिक है जो आप करवाना चाहते हो? केस स्टडीज, ठीक है, स्टाफिंग की केस स्टडीज ले लेंगे एक बार। अब आ जाइए डायरेक्टिंग में। हाँ सर, कम्युनिकेशन बैरियर्स। यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बैरियर्स और हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक चैप्टर 8 कंट्रोलिंग में, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए छोड़िए, अब आप आइए चैप्टर नंबर 9, उसका एक तो हमने कर लिया आज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और कोई टॉपिक है जो आप कराना चाहते हो चैप्टर 9 में? और सब इजी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 बताइए। चैप्टर नंबर 10 इज फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग प्रोसीजर मैं करवाऊंगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर, हाँ। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, आप पढ़ना। कोई भी डाउट है तो मेरे से 1 to 1। सर एनसीईआरटी में वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम है, वो आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम, क्या वो ऐसा कुछ है? नोट नहीं करना है। ओके, चैप्टर नंबर 11 में बताइए, मार्केटिंग में कुछ है? मार्केटिंग फिलॉसफीज। यस, मार्केटिंग फिलॉसफीज मैं लिख लेता हूँ। फिलॉसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई टॉपिक? मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स पूरा चैप्टर है भाई। सर यहाँ पर अलग से टॉपिक दे रखा है। एक सेकंड, मार्केटिंग मिक्स से पर्टिकुलर टॉपिक बताइए ना, ये थोड़ा कि पूरा। सर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऐड हुआ है पार्ट वो नहीं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करवा देता हूं मैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला, मतलब मैं आपको थर्ड पी करा दूंगा। सर ऐड क्या हुआ है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं, फिलॉसफीज है और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो मैं करा देता हूं, ठीक है। और कंट्रोलिंग में से कुछ, सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से राइट टू बी हर्ड और राइट टू वो राइट्स करा दो ना, राइट्स, सारे राइट्स करा दो। सर राइट टू सीक रिड्रेसल, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, सारे राइट्स की एक क्लास रख लूंगा। और बताइए, आपको कोई और डाउट है इसमें? सर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो लीगल एनवायरनमेंट। एक मिनट, पहले चैप्टर 12 में से बताइए, कोई और डाउट है? नहीं। ठीक है, अब बोलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्या? सर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो भी एक बार डायमेंशंस, ठीक है। हाँ सर एक टॉपिक था फाइनेंस। हाँ जी सर, एक टॉपिक था फाइनेंशियल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ नहीं है बेटा, एक छोटा सा बस लिखना है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, बस खत्म, यही है। उसका तो पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर हमने सीख ही लिया है, 10 स्टेप का। वो करने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में आप मेरे को भेज देना, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार मुझे भेज देना, मैं बताऊं। और शौर्य, एक बार अपना वर्किंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट का भी एक बार इंफॉर्मेशन भेज देना मेरे नोट्स इंस्टीट्यूट में। सर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का सप्लीमेंट्री में एडवांटेजेस है। हाँ, वो करनी है, एडवांटेजेस करनी है, वो मैं करवा। सर डायरेक्टिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, डायरेक्टिंग के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सेट। शौर्य, एक बार वो भेज देना मेरे को प्लीज, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेबी। हाँ, एक सेकंड, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और आपने बोले फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी। और सर मार्केटिंग चैप्टर में कौन सा केस स्टडी में लेबलिंग का प्रॉब्लम है या फिर पैकेजिंग? वो फाइनली वो वाला जो था वो लेबलिंग था, क्योंकि उसमें एक वर्ड था, टैग लगा हुआ था। अगर टैग वर्ड लिखा आ जाता है देन इट बिकम्स लेबलिंग, तो बस उसको आगे सोचना ही नहीं। अरे बट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। हां जी, द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपने मेरे को टोटल जो टॉपिक बताया, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स का एक हो गया, फिर लीडरशिप 2, 3, 4, 5, 6, कुछ 7-8 टॉपिक है। हम पहले दिन की 7-8 की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। क्लासेस सुबह काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि उनकी कुछ एंट्रेंस की क्लासेस होती है, तो मैं शाम को 6 बजे के बाद रखा करूंगा। अब आगे से आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे के 6 के बाद, मतलब 6:30 क्लास होगा, 1-1.5 घंटे की क्लास। आज थोड़ी बड़ी क्लास हुई थी बिकॉज वो न्यूमेरिकल्स थे, तो पहले तो हम ये टॉपिक्स फिनिश कर लेंगे अपने, उसके बाद हम आपकी केस स्टडीज की क्लास रख लेंगे। कोशिश ये करते हैं
कि जून एंड तक हमारा ये सारा हो जाए, जिससे जुलाई के जो भी हमारे 8 दिन होंगे या उस जो भी होएगा उसमें हम अपने कुछ टेस्ट कंडक्ट कर दें। मतलब मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, आपके पास है भी टेस्ट, और उसको भी हम ऑनलाइन डिस्कस कर दें, उसका क्या हमारा मतलब क्या गलती है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, तो वो सब चीजें मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज काम कर लेते हैं, फिर हम जो आपने केस स्टडीज कराए हैं, केस स्टडीज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, केस स्टडीज उनकी भी एक दो क्लासेस हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आज भी अगर आप शुरू करें तो कैसे आप अपने कोर्स को खत्म कर सकते हैं। सर आज हो गई 16 तारीख, आपको कोर्स जो खत्म करना है 30 जून से ज्यादा नहीं खींचना। तो अगर हम आज से भी देखें तो आपके पास 15 दिन है, पूरे 15 ये महीना है जून, 30 जून का है, मतलब 30 दिन का है, तो 15 दिन आपके पास है। आप हर चैप्टर में वैसे तो एक दिन, और जो बड़े चैप्टर है जैसे मार्केटिंग बड़ा चैप्टर हो गया, आपका ऑर्गेनाइजिंग बड़ा चैप्टर हो गया, प्रिंसिपल्स बड़ा हो गया, इनमें आप 2 दिन लगिए। तो आज से ही शुरू कर दीजिए और शुरुआत करिए उल्टी, मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है, और आप जैसे करना चाहे आप करिए। मेरे हिसाब से पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म कर दीजिए आज, फिर मार्केटिंग 2 दिन लगा के खत्म कर दीजिए, फिर फाइनेंशियल मार्केट खत्म कर दीजिए। ऐसे आइए, आप उल्टा चलोगे तो एक तो चैप्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, पिछले 12, 11, 10, 9 ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है बजाय 1, 2, 3 के। तो आप पहले अपना उल्टा चल के अपने कोर्स को खत्म कर दीजिए, उसके बाद 30 जून के बाद, मतलब खत्म करने का मतलब है हर जगह से पहले कंटेंट, फिर उसके एमसीक्यूज और उसके केस स्टडीज, हर तरीके से। तो कंटेंट के लिए आपके पास मेरी बुक है, एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको कुछ बच्चों को बुक भी दी थी, और मैंने आपको असाइनमेंट्स तो सभी बच्चों को दिए थे, वो असाइनमेंट्स करिए। प्लस जो मैंने आपको केस स्टडीज के लिए एक ही बुक बताई है, सिर्फ अलका दमन, उसके अलावा कोई बुक आपको नहीं करनी, वो करिए। तो कोई भी चैप्टर जो आप कर रहे हो वो सब जगह से फिनिश करिए 1 या 2 दिन में। अगर आप कहोगे सोचोगे तो एक दिन पूरा 6-7 घंटे का बहुत, 8 घंटे का बहुत है एक चैप्टर को खत्म करने। उसके बाद 30 जून के बाद हम पेपर्स और केस थोड़ा बहुत रिविजनरी क्लासेस और, बट इनकी क्लासेस हर एक 2 दिन में मैं रखता रहूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिंग प्रोसीजर का रख लूंगा, मे भी कल ही रख लूं मैं ट्रेडिंग प्रोसीजर की क्लास, मैं आपको आज शाम तक फाइनलाइज करके बता। ठीक है बच्चों, कोई और आपके मन में कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो आपको? क्लियर है सब? मैं आपसे फिर प्लीज बोलूंगा, एक बार मुझे फीडबैक जरूर भेजिए, इससे थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को क्लासेस कितने अच्छे से समझ में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों अपने आपके एग्जाम के लिए, एंड आई विश कि हमारा ये एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट आए। ये जो हमारे ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आप इसको लीजिए। अभी भी आपके पास 15 दिन से ज्यादा है, 15 दिन प्लस 8 दिन, आपके पास 23 दिन है अभी भी अपने कोर्स को एक बार अच्छे से करने। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज कोर्स को एक बार अच्छे से करिए, और जिससे कि मतलब बेस्ट मार्क्स आ जाए, 95 प्लस सबके नंबर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास कल या परसों रखूंगा, आपको मैं मैसेज दे दूं। बाय, टेक केयर। ओके बाय सर। अच्छा किनिशिका, एक बार क्लास के बाद मेरे को कॉल करके वो पूछ लेना डाउट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चिट कहाँ से होता है? 1 मिनट।